आर्यन सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। सौम्या मुस्कुराते हुए पास बैठ गई। आर्यन, तुम्हें याद है तुमने वादा किया था कि आज हम शॉपिंग करने जाएंगे? हाँ याद है, चलो तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद आर्यन और सौम्या सुपरमार्केट में घूम रहे थे कि अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई। अरे भैया, सुपरमार्केट में और अपनी बहन को ही भूल गए। मैं कब से आवाज दे रही हूँ। अरे नताशा, सच में मैंने तुम्हारी आवाज सुनी ही नहीं। मुझे पता था भैया, भाभी के आने के बाद तो आपको अपनी बहन की याद ही नहीं रही। सौम्या अचकचाकर आर्यन की ओर देखती है। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारी तो 2 बहनें हैं, प्रीति और चारू। अरे हाँ, लेकिन नताशा मेरी मुंह बोली बहन है, पड़ोस में ही रहती है। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, ये हमारी शादी में भी आई थी। भैया, असल में मैं मेकअप का सामान लेने आई थी, पर जल्दबाजी में पैसे घर भूल आई। अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, तेरा भैया है ना, चल मैं दिलवाता हूँ तुझे सामान। सौम्या के चेहरे पर असहजता झलक रही थी, लेकिन वो चुप रही। आर्यन, सौम्या और नताशा कॉस्मेटिक स्टोर में घुसे ही थे कि तभी पीछे से 2 और लड़कियों की आवाज आई। अरे भैया, भैया आप यहाँ? आर्यन मुड़ा और उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। अरे सोनिया, रूपा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भैया, मैं अपनी कार की सर्विसिंग करवाने आई थी और मेरी स्कूटी खराब हो गई थी, तो मैं रूपा के साथ घूमने लगी। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे? अरे मैं सौम्या को शॉपिंग करवाने लाया था, रास्ते में नताशा मिल गई तो इसे मेकअप का सामान दिलवा रहा हूँ। भैया, मेकअप का सामान तो हमें भी चाहिए, लेकिन क्या आप हमें नहीं दिलवाओगे? हाँ भैया, अब तो आप सिर्फ भाभी के हो गए हो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम तीनों, इस मार्केट में जो भी पसंद करोगी वो सामान तुम्हारा। तीनों लड़कियां तरह तरह के मेकअप का सामान उठाने लगती हैं। कुछ ही देर में कैशियर ने लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। तीनों लड़कियां मुस्कुराते हुए पैसे दिए बिना वहाँ से चली जाती हैं। आर्यन और सौम्या कार में बैठ गए। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? मुझे लगा था आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करूंगी, कुछ अपने लिए खरीदूंगी। सॉरी यार, जेब के सारे पैसे खर्च हो गए, अगली बार चलेंगे ना। अगली सुबह होते ही सौम्या उठकर किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सौम्या ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर 3 अजनबी लड़कियां खड़ी थीं। कौन हो तुम लोग? पहली लड़की ने जवाब दिया। मेरा नाम पूजा है, मैं नेहा और मैं साक्षी, हम भैया से मिलने आए। सौम्या कुछ कहने वाली थी कि तभी आर्यन वहां आ गया। जैसे ही उसने उन तीनों को देखा। अरे साक्षी, नेहा, पूजा, तुम तीनों मुंबई कब आई? आपको अपनी बहनों की कोई खबर ही नहीं रहती। भैया, क्या आपको पता भी है कि मनीषा की शादी होने वाली है? क्या? मेरी बहन मनीषा की शादी हो रही है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं? उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? जल्दी ही आपके पास कार्ड पहुंच जाएगा। हम तीनों उसी की शादी में आए और साथ ही मेकअप खरीदने निकले थे। आप तो जानते ही मनीषा को मेकअप का कितना शौक है। अरे तुम तीनों को अपनी जेब से मेकअप खरीदने की जरूरत नहीं है। सौम्या जो अब तक चुपचाप खड़ी सब देख रही थी, आर्यन के बुलाने पर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ गई। अब सौम्या, मेरी इन 3 बहनों को लेकर मार्केट जाओ और सबसे महंगा और अच्छा कॉस्मेटिक मेकअप का सामान खरीद कर लाओ। अगर मेरी ऑफिस में जरूरी मीटिंग ना होती ना तो मैं खुद चलता। सौम्या अंदर जाकर गुस्से से बोली। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कौन है ये लड़कियां? अरे मेरी बहनें हैं। तुम्हारी बहनें? तुम्हारी तो सिर्फ 2 बहनें हैं ना, प्रीति और चारू। मैं कब से कह रही हूँ कि उन्हें यहाँ बुला लो, वो भी तुम्हारे साथ और मेरे साथ थोड़ा समय बिता ले, लेकिन तुम हमेशा टाल जाते हो। अपनी सगी बहनों को तो कोई भाव नहीं देते। वैसे पता नहीं कहाँ कहाँ की सैकड़ों बहनें बना लिए हो। खबरदार, जो मेरी बहनों के खिलाफ कुछ बोला तो। इतना कहकर आर्यन ने 1 लाख रुपए सौम्या के हाथ में थमा दिए। सौम्या चुपचाप पूजा, नेहा और साक्षी को लेकर एक बड़े सुपरमार्केट में पहुंच गई। वो तीनों महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने लगी और सारे रुपए खर्च करवा दिए। सामान खरीदने के बाद वो तीनों बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही साक्षी ने धीरे से हंसते हुए कहा, ऐसा बेवकूफ घोचू इंसान हर किसी को मिले। नेहा भी हंसते हुए बोली, मेरा सगा भाई तो मुझ पर 10 रुपए भी खर्च नहीं करता और ये बेवकूफ घोचू सिर्फ भैया कहने पर हजारों रुपए लुटा देता है। सच कहूँ तो ऐसे नमूने दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। अच्छा हुआ कि हमें एक घोचू मिल गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बातें कोई सुन रहा था। नताशा जो पास ही खड़ी थी ये सब सुन चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नताशा घर पहुंची, गुस्से में सारी बातें आर्यन को बताने लगी। तुम जिन मुंह बोली बहनों पर पैसे लुटा रहे हो उन्हें तुम्हारी कोई कद्र नहीं। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें घोचू, बेवकूफ और नमूना कह रही थी। झूठ बोलना बंद करो सौम्या, तुम्हें मेरी बहनों से जलन हो रही है, इसलिए ये सब बातें बना रही हो। इतना कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी सास वहां आ गई।
बहू रो मत, ये ऐसा ही है। मैंने इसे बहुत समझाया कि तेरे पिता ने कितनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है, लेकिन ये मानता ही नहीं। कुछ समय बाद सौम्या ने एक बेटी को जन्म दिया। देखते ही देखते सौम्या की बेटी 5 साल की हो गई, लेकिन आर्यन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। हर दिन कोई न कोई ननद घर में आ जाती और आर्यन उन पर पैसे लुटाता रहता। एक दिन आर्यन शाम का समय घर आता है। सौम्या चिंतित स्वर में उससे कहती है, आर्यन, पिंकी की तबीयत कल से ठीक नहीं है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है आज मेरी बहनें कविता, अंजलि और मनीषा आ रही हैं। उनके नाश्ते पानी का इंतजाम करो। ये कविता और अंजलि कौन है? अरे ये भी मेरी मुंह बोली बहनें हैं, कॉलेज टाइम के। मैं इस संसार की पहली ऐसी बहू हूँ जिसकी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 101 नंदे हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ इनकी सेवा करते करते और इनका मेकअप का सामान खरीदते खरीदते। मत भूलो, ये सारा खर्चा मेरे पैसों से होता है, तुम्हारे मायके से नहीं। और तुम मत भूलो, तुम्हारा बिजनेस बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। तुम्हारी अपनी बेटी बीमार पड़ी है और तुम्हें अपनी इन मुंह बोली बहनों की पड़ी है। अरे तुम्हारी सगी बहनें चारू और प्रीति जो तुमसे नाराज होकर घर आना छोड़ चुकी हैं, उनका हालचाल लेने की तुम्हें फुर्सत तक नहीं। तभी डोरबेल बजने लगती है। आर्यन दरवाजा खोलता है। कविता, अंजलि और मनीषा अंदर आ जाती हैं। भैया, 5 साल बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। माफ कीजिए, शादी में इतनी बिजी थी कि आपको कार्ड देना ही भूल गई। अजीब बात है, भैया को शादी में बुलाना याद नहीं रहा। आर्यन गुस्से से सौम्या को घूरता है और सख्त लहजे में कहता है, जाकर मेरी बहनों के लिए नाश्ते का इंतजाम करो, और हाँ, कुछ देर में तुम्हें इनके साथ सुपरमार्केट भी जाना होगा। सौम्या पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। तभी अंदर से उसके रोने की आवाज आती है। आर्यन घबरा कर अंदर दौड़ता है और देखता है कि पिंकी बेहोश पड़ी थी। देखो ना आर्यन, पिंकी होश में ही नहीं आ रही। आर्यन घबराते हुए पिंकी को गोद में उठाता है और अस्पताल की ओर भागता है। देखो, तुम्हारी बेटी काफी समय से बीमार है और तुम अभी तक इसे दिखाने तक नहीं आए। इसकी हालत बिगड़ चुकी है, इसे तुरंत ब्लड चाहिए, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। डॉक्टर, मेरी बहुत सी बहनें हैं, किसी न किसी का खून तो जरूर मिलेगा। आर्यन घर दौड़ता है जहाँ मनीषा, अंजलि और कविता बैठी थी। पिंकी को खून की जरूरत है, तुम तीनों जल्दी चलो, अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराओ, शायद तुम में से किसी का मिल जाए। तीनों के चेहरे उतर जाते हैं। माफ करना भैया, कुछ समय पहले ही मैं बीमार हुई थी, डॉक्टर ने खून देने से मना किया है। भैया, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। हाँ भैया, मैं भी, आप जानते हैं ना मेरी तबीयत कैसी रहती है। तीनों एक दूसरे को इशारे करती हैं और चुपके से घर से निकल जाती हैं। दरवाजे से बाहर जाते हुए तीनों आपस में फुसफुसा रही होती हैं। जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं सच में खून न देना पड़ जाए। बेवकूफ खोचू इंसान की जेब ढीली करवाने आई थी और यहाँ तो खून देने की नौबत आ गई। उसकी बेटी को मैं खून क्यों दूं? वो मेरा सगा भैया थोड़ी ना है। आर्यन दरवाजे के पीछे खड़ा होकर ये सब सुन लेता है। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव आ जाते हैं। वो हताश होकर अस्पताल लौटता है और निराश होकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, कोई खून देने के लिए तैयार नहीं हुआ, अब क्या होगा? चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को खून मिल गया है, लेकिन मेरी तो किसी भी बहन ने खून दिया ही नहीं, फिर किसने? तभी सौम्या आगे आती है और दृढ़ स्वर में कहती है, तुम्हारी सगी बहनों चारू और प्रीति ने, क्योंकि सगा खून सगा ही होता है। आर्यन की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। वो चारू और प्रीति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी अहमियत समझने में देर कर दी। कोई बात नहीं भैया, बस अब अपने परिवार को अहमियत देना सीख लो। और हाँ, अब मुंह बोली बहनों की जगह सगी बहनों का ख्याल रखना। कुछ दिन बाद पिंकी स्वस्थ होकर घर आ जाती है। उसके बाद आर्यन पूरी तरह बदल जाता है। वो अपने परिवार और बिजनेस पर ध्यान देने लगता है और अपनी मुंह बोली बहनों से दूरी बना लेता है। शीतल गांव में भैंस चरा रही थी। भैंस का गोबर साफ कर रही थी। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। उस गाड़ी से एक लड़की निकली। वो शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए थी, चश्मा माथे पर था और चेहरे पर चकाचक मेकअप किए हुए थी। वो लड़की शीतल को देखकर हंसने लगी। क्या रे शीतल, तू अभी भी भैंस ही चराती है, गोबर साफ करती है? ऐसे एक अनजान लड़की को हंसते हुए देखकर शीतल को गुस्सा तो आया, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हैरान हो गई और बोली, कौन है रे तू? हमारा नाम कैसे जानती हो? तुमको तो ना देखा है इस गांव में। अरे गवार, कैसे पहचानेगी मुझे? मैं पूनम हूँ, पूनम। शीतल और हैरान हो गई। पूनम उसकी बचपन की सहेली थी। इस गांव में एक साथ दोनों बड़े हुए थे, लेकिन पूनम हमेशा शीतल की इंसल्ट करती रहती थी। शीतल के साथ पूनम का 36 का आंकड़ा था। शीतल बहुत गरीब परिवार से आती थी और पूनम अमीर थी।
10वीं क्लास के बाद पूनम शहर चली गई और शीतल गांव में ही रह गई और आज पूनम एकदम मॉडल बनकर लौटी है। पूनम की ओर देखते हुए शीतल ने कहा, अरे पूनम, हम तो तुझे पहचान ही नहीं पाए। क्या मेकअप किया है रे तूने, एकदम मॉडल लग रही है। वो तो लगूंगी, शहर जाकर सब कुछ सीखा है मैंने। अब मैं गांव की गवार लड़की नहीं रही, शहर की मॉडर्न लड़की बन चुकी हूँ। तो हमें भी सिखा देना रे, लड़के वाले देखने आएंगे मुझे, मैं भी ऐसे मस्त मेकअप करूंगी। चल भाग यहाँ से, भैंस का गोबर लपेट ले अपने मुंह पर। 1 हफ्ते में मेरी शादी है शहर के अमीर लड़के से, आ जाना और थोड़ा मेकअप करके आना। शीतल की इंसल्ट करके पूनम गाड़ी में बैठकर चली गई। शीतल मन ही मन निराश तो हुई, लेकिन उसने कभी भी शहर के लड़के, शहर का परिवार नहीं देखा था, इसलिए पूनम की शादी में चली गई। जाने से पहले उसने अपने जमाए हुए पैसों से लिपस्टिक, काजल, पाउडर खरीदा, लेकिन उसे मेकअप करना नहीं आता था। उसने लिपस्टिक लगाई, लेकिन लिपस्टिक होठों से बाहर निकल गई। काजल भी आंखों के अंदर चला गया और चेहरे पर पाउडर कहीं ज्यादा हो गया तो कहीं पर कम। अरे वाह, पाउडर, काजल, लिपस्टिक लगाकर क्या मस्त लग रही हूँ। अब शादी में जाती हूँ, सभी लौंडे तो मुझे ही देखेंगे। शीतल वैसे ही शादी में चली गई। शीतल को देखते ही उस बारात में मौजूद बैंड बाजा वालों ने बैंड बजाना बंद कर दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। जितने लोग डांस कर रहे थे उन्होंने नाचना बंद कर दिया। सभी लोग शीतल को घूरने लगे। सभी ने सोचा कि ये एक चुड़ैल है, क्योंकि उसने इतना खतरनाक मेकअप कर रखा था। अरे आप लोग डरो मत, ये भी हम लोगों की तरह इंसान है, फर्क बस इतना है कि गंवार है। पूनम के इतना क्लियर करने के बाद सभी लोग थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन सभी ने शीतल का खूब मजाक उड़ाया। किसी ने उसे पागल बोला तो किसी ने गंवार, लेकिन तभी अचानक पूनम के देवर राहुल ने सबको चुप कराया। चुप हो जाओ आप लोग, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अरे वो भी एक इंसान है। लेकिन खुद की इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद शीतल वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और वहाँ से सीधा अपने घर चली गई। खैर, पूनम की शादी हुई और वो अपने ससुराल चली गई। भाभी, आप तो इतनी बड़ी मॉडल हो, फिर आपकी शादी में कल वो लड़की कौन थी जिसने अजीब सा मेकअप किया हुआ था? अरे देवर जी, बचपन में मैं और वो लड़की शीतल एक ही गांव में रहते थे, लेकिन मैं शहर में पढ़ लिख कर मॉडल बन गई और वो गवार की गवार ही रह गई। ये सुनकर राहुल हैरान हो गया। भाभी, अगर वो आपकी बचपन की दोस्त है तो आपने उनकी बेइज्जती क्यों की? लोग तो उनका मजाक उड़ा ही रहे थे, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे राहुल, दोस्तों में तो ये सब चलता है, क्या तुम अपने दोस्तों की टांग नहीं खींचते? हाँ भाभी, बात तो आपने सही कही। वैसे आप दोनों कौन से गांव में रहती थी और अभी वो कहाँ रहती हैं? चालाकी से राहुल ने शीतल का घर पता कर लिया। अगले दिन राहुल शीतल के घर पहुंच गया। वहाँ पर जब राहुल ने शीतल को बिना मेकअप के देखा तो वो उसके देसी लुक पर फिदा हो गया। शीतल, आप तो बड़ी बड़ी मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि मॉडल तो सिर्फ मेकअप के बाद ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आप तो बिना मेकअप के उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। अरे आप यहाँ आइए, बैठिए, हम आपके लिए अभी चाय बनाकर लाते हैं। शीतल बड़े ही प्यार से चाय बनाकर लाई। मैं आपसे अपने परिवार और दोस्तों की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। अरे नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए, कम से कम पूनम को हमारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। खैर, और बताइए। शीतल, आप मुझे बहुत पसंद आई, आपका व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद आप और आपकी बचपन की सहेली हमेशा एक साथ रहना। देखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक बार हमारा इंसल्ट हो चुका है और आपके घर जाकर हम पूरा जिंदगी इंसल्ट नहीं सह सकते। हमको खुद को अपने दम पर एक बार साबित करना है और उस पूनम को दिखाना है। खैर, राहुल ने भी अब उससे ज्यादा जिद नहीं की और वहाँ से चला गया। लेकिन दोनों की दोस्ती हो गई थी, इसलिए राहुल उसे अपने घर ले गया और अपनी माँ से शीतल के साथ शादी की बात की। राहुल, इस छछुंदर से शादी करने से अच्छा है कि तू कुंवारा ही मर जाए। इस गंवार को कुछ भी नहीं आता, न मेकअप आता है, न कपड़े पहनने आते हैं, हमारे घर की बेइज्जती हो जाएगी। शीतल एक बार फिर से अपनी इंसल्ट झेलने के बाद वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा ब्यूटी कंपटीशन था। पूनम की सास ने उससे कहा, पूनम, ये ब्यूटी कंपटीशन किसी भी कीमत पर तुझे ही जीतना है, क्योंकि इस शो की ट्रॉफी पिछले कई सालों से हमारे घर ही आती रही है और ये परंपरा तुझे आगे बढ़ानी है। सासू माँ, फिक्र मत करो, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। वहीं दूसरी तरफ उस कंपटीशन के बारे में शीतल को भी पता चला। पहली बार मौका मिला है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का और खुद को साबित करने का। इस कंपटीशन में हम भी भाग लेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे।
एक तरफ पूनम उस कंपटीशन की तैयारी करने लगी, वहीं दूसरी तरफ शीतल भी उस कंपटीशन की तैयारी करने लगी। जब राहुल को ये बात पता चली तो उसने शीतल की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। शीतल, बुरा मत मानना, मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको। क्या? ये कुछ पैसे रख लो, इससे तुम मेकअप का सामान खरीद लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कंपटीशन आप ही जीतो। जीतने के बाद मुझे पैसे वापस कर देना। अगर हम आपकी मदद लेंगे तो इसमें हमारा क्रेडिट कोई नहीं रहेगा। हम जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे। तो इस तरह किसी तरह शीतल के पास जितने भी पैसे थे उससे कुछ मेकअप का सामान खरीदा और मेकअप सीखने लगी, और उसे मेकअप से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना था। वहीं राहुल के जरिए पूनम को भी ये बात पता चल गई। मैं इतनी बड़ी मॉडल हूँ, मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं उस गवार के साथ कंपटीशन करूंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अगली रात पूनम ने कुछ आदमी भेजकर शीतल के घर का सारा मेकअप का सामान चोरी कर लिया। ये लो पैसे, बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद मिल जाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखें, किसी को भी ये शक ना हो कि चोरी मैंने कराई है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारा धंधा ही यही है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन चोरों ने चुपके से रात में शीतल का सारा मेकअप का सामान चोरी कर लिया। अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। हमारा सारा मेकअप का सामान चोरी हो गया, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे, लेकिन हम तो ये कंपटीशन जीत कर ही रहूंगी। शीतल रो पड़ी और रोने धोने के बाद उसे आइडिया आया। उसने देसी तरीके से मेकअप तैयार किया। उसने मुल्तानी मिट्टी में हल्दी डालकर लेप तैयार कर लिया, गुलाब के रस से लिपस्टिक बना ली, लकड़ी के कोयला बनाकर उसमें देसी घी डाल दिया जिससे काजल बन गया, फूलों से हार और झुमके बना लिए और सफेद खुशबूदार फूलों का गजरा बना लिया। तो इस तरह देसी तरीके से उसने सारा मेकअप का सामान तैयार कर लिया और कंपटीशन में उसने फाइनली भाग लिया। माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। मैं पिछले 20 सालों से ऐसे ही देसी मॉडल की तलाश में था। शीतल जी, आपकी वजह से तो हमारे प्रोडक्ट्स को 4 चांद लग जाएंगे। हम अपने प्रोडक्ट्स को देसी प्रोडक्ट्स का नाम देकर उन्हें तैयार करेंगे, जैसे आपने अपना मेकअप तैयार किया है। आज से आप हमारी न्यू ब्रांड एम्बेसडर है। तो इस तरह से घमंडी पूनम की बेइज्जती हो गई और शीतल वो कंपटीशन जीत गई। अब पूनम की सास ने राहुल की शादी शीतल के साथ कर दी और शीतल खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।